गाइस मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण वो उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है। लास्ट में इसका रीजन आपको बिल्कुल चौंका देगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान यहाँ से एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। सीरो एक्चुअली एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए आया हुआ है। वो इस कार को तो नहीं चुराता है, मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाले सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर नहीं खुलता है। वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है, मगर सारे डोर ही लॉक होते हैं। सीरो अब ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद वो इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके पैर से शीशों पे इतने तेज मारने के बावजूद भी वो उससे नहीं टूटते हैं। और टूटे भी कैसे, ये सारे ग्लासेस बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डाल के खोलने का ट्राई करता है, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं बचता है तो वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पर चलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं, इसीलिए बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है, जिससे अब शीरो की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर टी शर्ट लपेटता है। अब तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपने लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। शीरो अब अपने फोन से अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बेहद बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास में यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए उसके पास में बस थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर अब ये रात तो शीरो किसी तरह निकाल लेता है और अगले दिन जब शीरो जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको कार में वो वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बजाकर कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो साथ में फिर से डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उस कार में अब कॉल आती है। शीरो कॉल को उठाता है, जिसके बाद में वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फेरारी है, मैं इस SUV का मालिक हूँ, मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर अब 29 हो जाएगी। मगर शीरो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास में है। शीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। जिसके बाद में फोन कट हो जाता है और एसी ऑन हो जाती है। एसी चल जाने से अब शीरो को कुछ राहत मिलती है, मगर एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। शीरो यहाँ पर अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है। वो एसी के विंड्स को अपने जीन से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई होती है। कुछ समय बाद में अब कॉल फिर से आता है। शीरो उसे गाली देकर उसे यहाँ से निकालने को कहता है। एंड्रिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवाल का आंसर दो, जिसके बाद में तुम यहाँ से निकल सकते हो। एंड्रिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम खुद अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। शीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा, मगर एंड्रिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद में शीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्लाकर उससे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और इसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसीलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन शीरो यहाँ प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो शीरो उसे पानी के लिए कहता है। एंड्रिक अब उससे उसका ID नंबर और नाम पूछता है और जब शीरो उसे बता देता है तो एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड से वो छोटे से पाइप से कार के फिल्टर से वो पानी भरता है, जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था, लेकिन इतने प्यास के कारण शीरो बिना कुछ सोचे समझे वो पानी पी जाता है। अब फिर से रात होती है और शीरो को भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता। अब इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है। एंड्रिक उसे टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में गर्म हवा की एसी चला देता है, जिससे शीरो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण शीरो वहाँ पर रखी हुई इंस्ट्रक्शन मेन्यू को ही खाने लगता है और उसे जब पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने ही टॉयलेट को पीना पड़ता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी कोई आदमी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है, मगर किसी को भी खबर नहीं होती है कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात हो जाने पर जब उससे भूख कंट्रोल नहीं होती है तो वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो उसे नहीं खाता है। इसी दौरान अब बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में घपाघप करते हैं, मगर शीरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से एंड्रिक का कॉल आता है। इसके बाद एंड्रिक शीरो से बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। शीरो के चॉकलेट खाने के बाद वो कुछ अच्छा महसूस करता है। शीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल कर बाहर में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी कोशिश के बाद शीरो दरवाजे में एक छोटी सी छेद कर देता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एंड्रिक का फोन आता है। वो बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोनेल के न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर शीरो हैरान होता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। शीरो उससे पूछता है कि तुम इनके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद में एंड्रिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1 लाख जीते, जिसे वो तुम्हें देने के बाद में यहाँ से चला गया। ये सुनकर शीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती
जाती है। अब जब फोन कट हो जाता है तो शीरो ने जो बाहर बैटरी निकाल कर रखी थी उसको फोन में डालता है। फोन में बैटरी डालने पर फोन खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद अपनी वाइफ के पास कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिससे शीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है। इसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शीरो खाली बैठकर बार बार कार के इंजन को ऑन करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे अब यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो कार से बाहर निकलकर सीधा पास के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है। वो यहाँ से सिर्फ पानी की बोतल उठाकर और खाने के लिए बर्गर लेकर एक टेबल पर जाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मगर शीरो उसे गोली से मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि शीरो एक सपना देख रहा था। शीरो अब ये सब से पूरी तरह से ऊब चुका है, लेकिन अब वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए गलत करने का सोचता है। वो गन को अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस वक्त गन में बुलेट नहीं थी। उसके बाद में वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एंड्रिक का फोन आता है तो एंड्रिक उसके सामने आता है, लेकिन शीरो एंड्रिक को उसके सामने देखने पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी। एंड्रिक अब कार में आकर बैठता है और वो शीरो से कुछ बातचीत करता है। शीरो ने पहले जॉइंट लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए एंड्रिक माल भी लाया होता है, मगर अब जब एंड्रिक किसी से फोन पर बात करने लगता है तो इसी दौरान शीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद में वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक को गोली छूकर निकल गई थी, जिसके बाद वो शीरो को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान पुलिस वाला पेट्रोल करते हुए यहाँ पर आता है, जिसके बाद वो उन्हें देखकर एंड्रिक को गन नीचे रखने को कहता है। एंड्रिक उससे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है, कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि एंड्रिक का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, जिसके कारण अब एंड्रिक के ऊपर खून सवार हो जाता है और इसीलिए एंड्रिक के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ पर अमेडियो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो कि हाल ही में रिटायर हुआ था। अब अमेडी और एंड्रिक के बीच में काफी सारी बातें होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एंड्रिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एंड्रिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एंड्रिक के 28 कार चोरी होने के बाद उसने ये कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशनल बातें अमेडी एंड्रिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एंड्रिक का मन बदल जाता है और वो शीरो को जाने देता है। मगर अब एंड्रिक उस कार के अंदर बैठ के खुद को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर शीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी कार 28 बार चोरी हुई, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हुई और उसके बाद सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो वो इस चोर से ज्यादा खतरनाक एंड्रिक को ही समझने लगे, जिसके बाद में उसे ये कदम उठाना पड़ा। इधर शीरो का क्या, भले ही उसने बहुत सारे गलत काम किए हो, मगर कोई भी एविडेंसेस ना मिलने के बाद उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।